एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। पहली बात तो अभी तक हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते आए थे किससे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, बट यहाँ पे कोई रूल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एडजॉइंट वाले मेथड से इनवर्स निकालेंगे। लास्ट में कल हमने ये फार्मूला बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले एक प्रोसीजर जो वहां पे भी करते थे यहाँ पे भी करेंगे। मान लो ये मैट्रिक्स A है तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों निकालते हैं। गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, और चेक करेंगे कहीं ये जीरो तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब 1 लेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। फिर सेकंड एलिमेंट में माइनस साइन के साथ लेते हैं और इसमें माइनस ऑलरेडी है तो ले क्या होगा प्लस 1 इनटू में 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू माइनस 3 करोगे तो माइनस 9 आएगा, ये हो जाएगा प्लस 9, और लास्ट में प्लस 2, जब आप 2 लोगे तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3 2 जा 6। ओवरऑल अगर इसको सिंपलीफाई करें तो 8 माइनस 6 कितना हुआ 2, ये हो जाएगा प्लस 9, और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 12। तो 9 प्लस 2 11, 11 में से 12 माइनस करोगे बच्चों ये आएगा माइनस 1। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। इतना सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि इनवर्स निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो जीरो आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आई है -1, लास्ट में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए क्योंकि इसको रफ करने जा रहे हैं। अगला स्टेप है एडजॉइंट निकालना। क्यों? क्योंकि देखो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आ चुका है, आपने डिटर्मिनेंट A निकाल लिया है, हमें निकालना क्या है गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और कल हमने एक तरीका बताया हुआ है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो चलिए अब हम जा रहे हैं इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने। और कहीं ना कहीं देखिए एक ये प्रोसीजर है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही रहेंगे, चाहे वो आगे हम अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताएंगे जहां पे x y z की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो वहां पे भी बच्चों इनवर्स निकालने का एक ही मेथड है, और वो यहाँ पर जो मेथड हम बता रहे हैं बिल्कुल वही मेथड आपको सब में अप्लाई करना है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग द फार्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो यही प्रोसीजर होता है, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे कोई बताया? कल हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यस कृष्णकांत बोलो। सर पहले सारे पूरी मैट्रिक्स का सर कोफैक्टर निकाल के सर ट्रांसपोज लेके सर कर देंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो हम सभी का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को पहले हमने बताया आप कैपिटल A सिंबल से यूज करते हैं कोफैक्टर को। अब हमने लिया A11, तो A11 का मतलब क्या है, इसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। और कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है -1 टू द पावर I प्लस j, यानी 1 प्लस 1, और इनटू में क्या रहता है
माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1, और अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। और m11 क्या होता है, कल हमने माइनर निकालना बताया है। माइनर कैसे निकालते हैं, m11 ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए और जो बचा उसको एक डिटरमिनेंट में रख लीजिए, यानी 2 -3 -2 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 4 जा 8 और ये माइनस माइनस 8 -6, यानी ये क्या आएगा 2। तो आपने देखा हमने a11 निकाल लिया। अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली करेंगे, आपको प्रोसीजर पता चल गया है। वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, जो यहाँ पे सफिक्स में जो नंबर होगा तो उन दोनों को ऐड करके पावर में लिखते हैं, इनटू m11 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट a11। और माइनर कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर सफिक्स में नंबर दिया होता है वो रो और वो कॉलम को हटा दीजिए, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जैसे है हटा दिए, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसको एक डिटरमिनेंट में रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, जो आया वो हो गया कोफैक्टर ऑफ a11। अब इसी तरह से a12 निकालेंगे तो ये डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 और इसके रेस्पेक्ट में निकालिए -1 टू द पावर 1 + 2 है, और m12 जब लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने पर 0 -3 3 4, तो ये हो जाएगा क्या -1 का क्यूब, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये 0 हो जाएगा -9 -1 का क्यूब -9 आएगा, ये हो जाएगा -9। यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। इसके बाद इसी तरह से a13 निकालेंगे, a13 आएगा -1 टू द पावर 1 + 3, और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे, बचेगा क्या 0 2 3 -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 -6, यानी -6 आएगा, और ये -1 टू द पावर 4, तो ये हट गया, तो मिला के क्या आ गया -6 a11 आ गया, a12 आ गया, a13 आ गया। इसी तरह से a21 डायरेक्टली हम चलिए करते हैं, a21 जब लेंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 जब करोगे तो लिख ही देते हैं, -1 की पावर 2 + 1, और a21 लेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये आएगा -4 + 4 तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, तो मिला दीजिए क्या आएगा 0। a21 हो गया। इसी तरह से a22 निकालेंगे, -1 टू द पावर 2 + 2, -1 टू द पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 × 4 यानी कि 4 -6 यानी आएगा -2, तो कुल मिला के -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव साइन, और ये क्या है -2, ये आ गया -2। a21 आ गया, a22 आ गया, a23 इसी तरह से निकालेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 1 × -2 दैट इज -2, अब ये हो जाएगा +3, -2 + 3 यानी कि 1 आया, -1 की पावर 2 + 3 इनटू में 1, तो ये आप देख रहे हो 2 + 3 करेंगे तो सम ऑड आएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो a23 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब आते हैं a31 पे, a31 इसी तरह से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -1, -1 टू द पावर 3 + 1 यानी कि 4, और इनटू में हमने क्या लिखा -1, क्यों, क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को जब आप हटाओगे तो आएगा 3 - 4, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा। a31 हो गया। अच्छा, अभी दो एलिमेंट दो कोफैक्टर और लिखने हैं, कौन कौन सा, a32 और a33। a32 क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटाइए, ये हो जाएगा -3 -0, तो कुल मिला के बचेगा क्या -3, और यहाँ पर -1 टू द पावर
5, तो कुल मिला के ये हो जाएगा नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा और ये जाएगा +3 और लास्ट कोफैक्टर a33 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 2 -0 -1 टू द पावर 6 और इनटू में क्या आएगा 2, ये तो प्लस साइन आएगा क्योंकि पावर इवन है तो ना कि यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 कोफैक्टर्स आ गए। यहाँ पर कहीं पे किसी को कोई समस्या? नो सर। राखी ओके, कोई समस्या नहीं है। तो अब कोफैक्टर्स आ चुके हैं। मेन काम यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे कड़ी मेहनत बच्चों एडजॉइंट निकालने में ही है। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा? विदाउट कोफैक्टर तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो जैसे ही कोफैक्टर आप निकाल लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। बच्चों जब बोर्ड की कॉपी हम चेक कर रहे थे इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉन्ग में 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, उसमें कैटेगराइज रहता है। और अगर मैं बताऊं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का होता है तो बच्चों स्टेप 1 जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिटर्मिनेंट निकाला था। तो डिटर्मिनेंट निकालने वाला जो स्टेप है वो था 1 नंबर का। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप एडजॉइंट निकालना। अगर आप एडजॉइंट निकालते हो इस तरह से तो एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस अगर आपने सही एडजॉइंट निकाला तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर डिटर्मिनेंट का हो गया और फिर 1 नंबर होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स निकालना अगर है तो मतलब आप जब एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए में रखोगे और वो अगर आपने सही रखा तो 1 नंबर उस स्टेप के मिलेंगे, यानी 4 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आगे भी कुछ सॉल्व करने को रहता है, जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो एक्स वाई जेड निकालना रहता है तो 2 नंबर उसके हो जाते हैं। तो कुल मिला के ए इनवर्स आपको निकालना है। तो बच्चों जितना हम बता रहे हैं एक भी स्टेप आपको गैपिंग नहीं करनी है। कोई अगर ये सोच रहा हो कि हम गैप करके सीधा लिख देंगे एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट निकालने का ट्रिक भी है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी है, बिना कोफैक्टर निकाले भी आप लोग निकाल सकते हो 3x3 का भी। तो वो मेथड आपको यूज नहीं करना है, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे उससे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करोगे तो अलग बात है, बट बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर आ चुका है और अगला स्टेप हमारा क्या है, हम कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको लिखने जा रहे हैं। हमने कल आपको बताया हुआ है कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स क्या क्या आए हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। बच्चों स्पीड का क्या है, देखिए आपको लग रहा होगा बहुत लंबा जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बच्चों टाइम नहीं लगेगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और मेथड आपको एकदम अच्छे से पता है तो आसानी से जल्दी से आप कर भी लोगे। वो तो हमें एक्सप्लेन करना भी पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ये हमने कोफैक्टर लिख लिया और ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं सभी की। तो ये हो जाएगा क्या, a11 आया है 2, a12 आया था -9, a13 आया है -6, a21 आया है 0, a22 आया है -2, a23 आया है -1, a31 आया है -1, a32 आया है 3 और a33 आया है 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए आपको ट्रांसपोज निकालना हमने गर्मियों की छुट्टियों से पहले बताया हुआ है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को, सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो कहने का मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से
ये हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए जब आ गया तो इनवर्स भी आ गया, क्योंकि इनवर्स मैंने पहले ही बताया इनवर्स में पूरा किस पे डिपेंड करता है, एडजॉइंट। और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, आपको याद होगा हमने डिटरमिनेंट बच्चों निकाला था, डिटरमिनेंट आया था -1। तो अगर इसको हम -1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो बच्चों यही हो गया आपका आंसर, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 का था, जिसमें क्या कहा जा रहा था कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, बोला जा रहा था अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके इनवर्स को निकालिए। और ये पहली बार हमने ए इनवर्स एडजॉइंट से निकाला है, तो आप बिल्कुल इसका यूज आप आगे भी कर सकते हो, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, और यही मेथड है इनवर्स निकालने का एडजॉइंट से। किसी को कहीं पे कोई समस्या? नो सर। राखी तुम्हें समझ में आया? राखी पांडे तो नहीं है, समझ में आया? सर हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। हम कह रहे समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4.4 4.5 तक में किसी को कोई समस्या? नो सर। तो अगर 4.5 तक में किसी को कोई समस्या नहीं है तो बच्चों कुछ रिजल्ट आज हम लिखवाने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका यूज उसमें बहुत होता है, और हर बार पेपर में उससे रिलेटेड आते हैं। तो मैं जो आपकी बुक में दिया भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग बताने जा रहे हैं, बट उसको एज अ फार्मूला आप नोट कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको, इसको रफ कर दें? यस सर। ओके, तो चलिए इसको रफ करते हैं और आपको हम बताते हैं फार्मूला। पेन कॉपी सभी लोग ले लीजिए और जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उसको आप लोग लिखिए। तो डिटर्मिनेंट की बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट से रिलेटेड, और जैसा कि मैंने कहा कि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और एक एक नंबर में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। एडजॉइंट आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला रिजल्ट है बच्चों a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a into A equals to determinant of A into identity। आइडेंटिटी का ऑर्डर वो रहेगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। A into adjoint A into adjoint A equals to adjoint A into A, मतलब ऑर्डरिंग चेंज करनी, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी। ये बच्चों पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is 0, if determinant of A is 0 where A is a square matrix, जहां पे एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। if determinant of A is 0 where A is a square matrix then the matrix A is singular, the matrix A is said to be। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? साइन कर रहा है। देखो लिखा हुआ है A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant of A into identity। I लिखा हुआ है, determinant A into I। क्या लिखा है? ठीक है,
और दूसरा हम क्या बता रहे हैं कि बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, देन A is said to be सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। इसी का अगला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी डालकर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तब हम लोग ए को क्या कहेंगे, देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर कहेंगे और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 3। क्या, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बोला जाए, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो बच्चों ये होता है द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। मतलब ये बिल्कुल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी अलग अलग हो जाएगा। कंडीशन ये है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ए 3x3 की है तो मैट्रिक्स बी भी 3x3 की होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उनके प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। लिख लिए? यस सर। उसके बाद एक रिजल्ट है बच्चों, एक और रिजल्ट है जो कि इस बार बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ था। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, क्या एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, रिजल्ट नंबर 4 डाल के लिख लो। एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। n क्या है, n है ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है ये एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो इक्वल्स को हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। बच्चों यहाँ पर n क्या है, n है ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की है तो n की वैल्यू आप लोग 3 पुट करोगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की है तो n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट होगा। तो ये 4 फार्मूले हैं जो कि एडजॉइंट से रिलेटेड हैं और पेपर में इस एक नंबर का क्वेश्चन आप 100% मान के चलो इससे आएगा ही आएगा, चाहे वो MCQ में आए या फिलअप सेक्शन में आए, एक नंबर का क्वेश्चन इससे 100% आएगा। इसलिए ये चारों प्रॉपर्टी या फार्मूला या थ्योरम जो भी कहें आप लोग एकदम याद कर लो चारों चीजें, ठीक है। सर अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका पावर अगर है, उसका पावर कुछ भी है 2, 3, तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको ऐसे सॉल्व करें, देखो आपने ऐसे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 4.5 में किए भी होंगे। उसमें अगर आपको पावर 2 या 3 या 4 है, अब जैसे सपोज करो, अच्छा इसको रफ कर दें। यस सर। इसको रफ करके बताते हैं। देखो जैसे तुमने पूछा कि सर अगर किसी मैट्रिक्स की पावर हमसे मान लीजिए पूछ लिया a टू द पावर 5 बताइए और a हमें दिया हुआ है, a टू द पावर 5 निकालना है। तो देखो करोगे क्या, सबसे पहले आप निकालोगे a इंटू a और आपको पता है a इंटू a होता है a स्क्वायर, a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर होता है। और आपको पता है a टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a क्यूब लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे a इंटू a निकालोगे तो a स्क्वायर आएगा,
फिर जो a स्क्वायर आया उसको फिर से a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a क्यूब, यहाँ से a स्क्वायर मिला, यहाँ से a क्यूब मिला, इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो तो आएगा आंसर। आप कहोगे सर इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार नहीं करना पड़ेगा, कम से कम एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर a टू द पावर 5 आएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इतनी बार करना पड़ेगा। जनरली a टू द पावर 5 आप में पूछे भी नहीं जाएंगे, a क्यूब a4 ऐसे ही रहता है, वो बहुत रेयरली रहता है, पेपर में तो a क्यूब से ज्यादा आता भी नहीं है। समझ आया? यस सर। ओके सर डिटरमिनेंट भी ऐसे ही होता है ना, अगर उससे पावर लगी हो तो? हाँ हाँ, अगर डिटरमिनेंट की पावर लगी हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है? नहीं तो हमने डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया क्या कि दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसा तो हमने खैर नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं बताए। डिटरमिनेंट की पावर अलग सिस्टम हो गया, उसमें आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए और फिर पावर को आप अप्लाई करिए। डिटरमिनेंट में तो आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हो ना, लेकिन मैट्रिक्स तो सॉल्व Yes, मैट्रिक्स में तो एक पर्टिकुलर सिंगल टर्म मिलता ही नहीं है, मैट्रिक्स तो बस अरेंजमेंट है, लिखा रहता है बस। ओके बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो है लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें मैट्रिक्स मेथड से। क्या सिस्टम ऑफ linear equation using matrix method, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। यहाँ पे बच्चों आपको जनरली 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन प्रोवाइड होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू से b1 c1, इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू c2, इसको मान लो कैपिटल C1 कैपिटल C2 है। इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू c3। अब देखिए 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जहां पर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे x y z से रिलेटेड 3 इक्वेशंस दी रहेंगी और बोला जाएगा आप इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालो। देखो x y z की वैल्यू तो आप लोग हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करके या बैलेंस करके किसी तरीके से में भी निकाल भी सकते हो, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बच्चों ये है कि आपको केवल और केवल मैट्रिक्स मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि जो भी इक्वेशन 3 इक्वेशन दी जाएगी उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यही रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में अरेंज करेंगे। जो ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है तीनों, इन तीनों को हम क्या करेंगे ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में अरेंज करेंगे और जहां पर a क्या है x क्या है b क्या है, a हमारा हो जाएगा, a वो मैट्रिक्स होती है जो x y z के कोफिशिएंट से बनती है। यहाँ पर देखो a1 a2 a3 है, तो a1 a2 a3, y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, इसी तरह से c1 c2 c3। x क्या होता है, x वही जो हमें निकालना है x y z स्मॉल, और b क्या होता है जो RHS में कांस्टेंट लिखे हुए हैं कैपिटल C1 कैपिटल C2 एंड C3। तो ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम दिए गए इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, जहां पर a ये होता है x ये होता है और b ये होता है। और उसके बाद देखो बच्चों करेंगे क्या, अगर ax बराबर b है तो हम दोनों तरफ a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है
यहाँ पर हमने किया क्या, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। आपने पढ़ा हुआ है a इनवर्स इनटू a क्या होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। x क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके कंपोनेंट हैं x y z, और यही तो हमें निकालना रहेगा। और a इनवर्स इनटू b, देखो बच्चों मैंने जैसा कि बताया कि a इनवर्स तो आपको सब जगह निकालना पड़ेगा, आप चाहे x y z की वैल्यू निकालो या सीधा सीधा a इनवर्स निकालने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, a इनवर्स ये मैट्रिक्स, सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आ रहा है सर, जो ये a इनवर्स ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स b लिखे हैं आप, यहाँ से नहीं आ रहा। देखो फिर किया क्या, ये एक अरेंजमेंट है कि हम दिए गए इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हमने लिखा, और उसके बाद हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से LHS में और a इनवर्स से RHS में। वो इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू, कैपिटल X क्यों, हमारे लिए कैपिटल X ही तो अननोन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, x y z। तो इसके लिए हमने क्या किया, a इनवर्स से दोनों तरफ किया मल्टीप्लाई, तो LHS में a इनवर्स इनटू a हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स ही आती है, तो ये हो जाएगा x और इक्वल्स टू में a इनवर्स b। आया समझ में कि नहीं? यस सर। अब देखो, अब a इनवर्स आप लोग निकालना सीख चुके हो। a इनवर्स आपने अभी आज के पहले क्वेश्चन में आपने a इनवर्स निकालना ही सीखा है कि a इनवर्स किसका चाहिए, a का। ये a मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी कोएफिशिएंट्स x y z के, और क्या करोगे, a इनवर्स आप लोग निकाल लोगे जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था। और फिर b क्या है, RHS में ये जो कांस्टेंट टर्म दिए रहेंगे ये b है, तो a इनवर्स जो आया उसमें आप b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी जो कि जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। क्या ऑर्डर होगा, 3 क्रॉस 1। LHS में भी x जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, RHS में भी जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। आप कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। बच्चों 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और आप लोग को करना क्या है, अगली एक्सरसाइज यानी कि 4.6 सॉल्व करना है, कल इस पे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एनसीईआरटी में गिवन है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट हम पूछेंगे कल सभी से, पढ़ के रखिएगा और अगली एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा जितना आपसे सॉल्व हो पाए, ठीक है? ओके सर। उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का प्रोसीजर ये दिया हुआ है, आप एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी का देखिएगा, समझ में आएगा, नहीं तो कल उसी पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन कम से कम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये आप लोग